Hello, viewers. Our guest today is a celebrated Indian actor, producer, director, social activist, and politician, widely known for his impactful roles in TV and Bollywood films. His unique blend of cinema, politics, and social work has made him a well respected figure. With a legacy that continues to inspire, he remains a prominent voice in both the entertainment industry and public life. So दोस्तों, let's welcome the legendary राजा बुंदेला जी. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत 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 आभार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आपका जो नाम है, योर नेम हैज ऑलवेज बीन ए रीजन फॉर अट्रैक्शन. राजा बुंदेला जी आपका नाम है, तो सर ये नाम कैसे पड़ा सर? नहीं, नाम कुछ और है एक्चुअली। ये तो सिनेमा की वजह से एक हमारे डायरेक्टर अब नहीं रहे दुनिया में, शिव कुमार जी। इन्होंने मुझे पहली फिल्म दी थी एज ए हीरो। पर मेरा है कुंवर राजेंद्र रघुवीर बहादुर प्रताप सिंह बुंदेला, बहुत लंबा चौड़ा नाम था। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है यार, अकेला तेरा ही नाम स्क्रीन पे आएगा, बाकी और एक्टरों के तो आ ही नहीं आ पाएंगे। अब बोले तू एक काम कर, या तो नाम बदल या फिर फिल्म छोड़। तो फिर किसी तरह से मैंने एक रात में बुंदेला, चूंकि हमारा कास्ट है और हम बुंदेलखंड के हैं, हमारे पूरा पूर्वज बुंदेलखंड से है, तो वो रखना बहुत जरूरी था। और बाकी की सारी चीजें हटा के मैंने केवल राजा और बुंदेला दोनों रखे। तो ये नाम स्वतः ही मेरे द्वारा दिया गया है। तो चूंकि आर रखना था तो वो गोत्र का, उसका राशि का भी कोई फर्क ना हो, तो ये राजा बुंदेला इस तरह से बना है। बाकी तो कुंवर राजेंद्र बहादुर प्रताप सिंह रघुवीर सिंह बुंदेला, ऐसा कुछ लंबा चौड़ा नाम है। और फिर अब जब बन गया तो फिर लोगों को ठीक लगा, हमने भी ठीक लगा, तो उसको हमने फिर कंटिन्यू कर दिया। ठीक है। आपके कुछ मित्रों से मुझे बात करने का मौका मिला, तो हम मुझे दो बातें पता चली. एक तो ये कि आपका जो रूट है वो रॉयल फैमिली से है, और जी दूसरा जो मुझे सरप्राइज किया कि आपका रूट रॉयल फैमिली से होने के बाद भी आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा. आपने भी पैसे बचाने के लिए शेयरिंग ऑटो वगैरह किए, एक रूम में रहे. तो क्या ये सच है, आपने भी स्ट्रगल किया? नहीं, देखिए आप अब जिंदगी में कुछ पाने के लिए आपको खोना पड़ता है। और जो लोग संघर्ष से डरते रहे और संघर्ष के रास्ते नहीं गए, वो कभी अपना कोई मकाम नहीं बना पाए। जीवन में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको उस तरह की एक कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आप अच्छा अच्छा हेल्थ रहे तो आप हेल्थ हेल्थ क्लब में जाते हैं, जिम में जाते हैं ना, वर्कआउट करते हैं ना, इसी तरह आपके काम का भी है। और आप देखिए बहुत बड़े बड़े सितारों के बेटे, बड़े बड़े सितार, देवानंद साहब अपने बेटे को स्टेब्लिश नहीं कर पाए। राज कपूर साहब के 3 बेटे थे, एक ही ऋषि कपूर जी ने ही काम किया और लोग जाने माने चर्चित कैरेक्टर बने। राजेंद्र कुमार जी अपने जमाने के मशहूर मारूफ एक्टर थे, वो अपने बेटे को नहीं। तो ये मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो अपनी कीमत मांगती है। और अगर आपको सक्सेसफुल होना है, दिखना है और बनना है, तो फिर आपको वही रास्ता है जो सबका लिए है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत से ही जो आपको मिलता है उसमें आपको खुशी होती है कि साहब ये मेरा खुद का अर्न किया हुआ है। इसमें कहीं कोई राजा रजवाड़ा, कोई माँ बाप का बहुत पैसा कहीं काम नहीं आता है। इट्स यू हु टेक ए कॉल, हु वर्क हार्ड एंड यू गेट द सक्सेस, दैट्स हाउ इट वर्क्स। बहुत खूब. तो सर ये सच है कि आपने भी स्ट्रगल किया एंड नाउ इट वर्कड? मैं आपको बता दूं, मैं न्यू दिल्ली स्टेशन पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के बावजूद मुझे कहीं कोई जगह नहीं थी, हॉस्टल मिल नहीं रहा था। मैं डे स्कॉलरशिप पे था, तो मैं कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने तो न्यू दिल्ली स्टेशन पे ही सोया हूँ। क्लॉक रूम में सामान होता था, वहाँ एक हमारी दोस्ती थी एक से, तो वो हमें सुबह एक चाय देता था और अच्छे से पंखे के नीचे एक जगह हमारी बुक करके रखता था रात में। सुबह वहीं से नहा धो के न्यू दिल्ली से 12 खंबा रोड पैदल अपने नापते थे और स्कूल ऑफ ड्रामा में जाते थे।
1.5-2 महीने बाद हालात बदले और हमारे एक दूर के रिश्तेदार जो एयरफोर्स में थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें अपने सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी। 1 साल तक उनके साथ रहे सर्वेंट क्वार्टर में। और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक स्कॉलरशिप थी जो अलकाई साहब की बदौलत मुझे मिली, लेकिन हॉस्टल तब भी नहीं हम अफोर्ड कर पाए। तो एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हॉस्टल के पीछे एक धोबीवाड़ा है, जहाँ के वो जो जितने भी भाई भैया लोग हैं वो एक कमरा किचन रखते हैं अपने पास, बाकी कमरा किराए पे उठा देते हैं। तो मोस्टली स्ट्रगलर और ये सब लोग 2-2 4-4 लोग मिलके उसी कमरे में रहते हैं। हम भी उसी में रहे, 4 लोग थे हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, और एक ही कमरे में रहते थे। 75-75 रुपए हम सबको देना होता था, 300 रुपये उसका किराया था। और फिर यही बॉम्बे में रहा। कोई इजी वॉक नहीं रही। पूना इंस्टीट्यूट पास करने के बाद भी उस जमाने में बहुत संघर्ष था। कोई कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, केवल टेलीविजन था और सिनेमा था, और इतनी बड़ी लंबी लाइन थी। हमारे पास कम से कम एक ये था कि हम 2 ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ के जा रहे थे, वो हमें एक मान्यता जरूर मिलती थी। लोग हमें बुला लेते थे, हमें सुनते थे, हमारे बारे में जानना चाहते थे। लेकिन काम वहां पे भी नहीं था। वहां पे भी हालात इतने बुरे। मैं और दीपक काजर बीटी स्टेशन पे सोए। मतलब दिल्ली में तो हमारे साथ हमारे संघर्ष में रघुवीर यादव, हम दोनों शामिल थे। हम स्कूल ऑफ ड्रामा के हॉस्टल में उसमें ओपन एयर में सोते थे। हम पे 500-500 रुपए जुर्माना लगाया गया कि आप साहब स्कूल के प्रेमिसेस को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर वो बाद में माफ कर दिया गया। और यहाँ बॉम्बे में यही रहा। बॉम्बे में भी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। फिर मैं लौट के रेperटरी आया, ज्वाइन किए। फिर हमारे एक मित्र जो अब दुनिया में नहीं रहे, हम और सतीश कौशिक दोनों ने मिलकर यह तय किया कि लेट्स गो टू बॉम्बे फॉर फाइनल। फिर हम मुड़ के नहीं देखेंगे। और फिर हुआ भी। हम लोगों ने कंपनी खोली, हम लोगों ने मेहनत की, फिल्में बनाई, जो काम मिलता था वो भी मिला। लेकिन आपके माध्यम से कम दर्शकों को और श्रोताओं को यह जरूर बता दूं कि मैं सच्चाई से की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जितनी भी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपकी ऊपर से वाला सुनता है और उसके एवज में वही देता है। तो आई एम हैप्पी, मैंने मेहनत की और मुझे प्रभु ने दिया जो मुझे मेरे किस्मत का प्रारब्ध का था वो मिला। आम तौर पर 80s 90s में भी ऐसा माना जाता था कि जो फिल्म लाइन है वो बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं माना गया। बहुत सारे एक्टर्स ने कहा कि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि आप कोई और काम करो, फिल्मों की तरफ मत जाओ। रीजन ये था कि कोई वेल एस्टेब्लिश्ड करियर को चुने। तो आपके पास और भी ऑप्शंस थे, आपने एनएसडी और उसके बाद मुंबई या फिल्में, इसी को क्यों चुना आपने? देखिए, जो मेरे पास ऑप्शन था वो एनएसडी के पहले ही था। मैं आर्मी में जाना चाह रहा था। क्योंकि घर 14 साल की उम्र में विवादों के चक्कर में छोड़ दिया था, और शुरू से कुछ नाटक वाटक करता था तो पिताजी और हम में बनता नहीं था। वो राजा रजवाड़ों के ठाकुर विचारधारा वाले लोग, कट्टर रूढ़िवादी, और मैं उन सब से बिल्कुल अलहदा। अब जब फाइनली स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन हुआ, वो भी एक बड़ी विचित्र कहानी है। तो फिर उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं था। फिर यही था, डू और डाई। ये मुझे समझ में आ गया था दो सेकेंड ईयर में, जब मैं स्कूल ऑफ ड्रामा में था। और हम 2 लोग, मैं ही और रघुवीर यादव ही, 2 ही हिंदी भाषी थे जिनका अंग्रेजी से कुछ लेना देना नहीं था, और पूरा सिस्टम ही अंग्रेजी में था, पढ़ाना पढ़ना लिखना प्रोजेक्ट। तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आई रियलाइज, आई सेड नहीं, आइदर यू टेक इट सीरियसली और यू गो बैक टू समथिंग एल्स। और वापस जाने के पास तो ताकत ही नहीं थी। घर से मैं भागा हुआ था, भगोड़ा था। माँ बाप को पता भी नहीं था मैं कहाँ हूँ, मैं ज्यादा कहाँ जाता। तो मैंने कहा अब इसी में ही अपना कैरियर बनाएंगे, और फेलियर और सक्सेस मेरी ही होगी। मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा लेगेसी तो मैं लेके चल नहीं रहा था उन दिनों। तो उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, लेकिन जब एज एन एक्टर एस्टेब्लिश हो गया, जो भी मुझे सक्सेस भगवान ने दी, देन आई थॉट ऑफ इट कि मैं एक कंपनी खोलूं और उस कंपनी में लोगों को मैं काम दे सकूं, जरूरतमंद लोगों को, लाइक माइंडेड लोग। तो प्रयास प्रोडक्शन नाम की कंपनी खोली, बहुत सारे सीरियल्स फिल्में बनाई। और देन एक टाइम ऐसा होता है जहां एक एक्टर को ये रियलाइज होता है कि मेरे अंदर एक भी एक क्रिएटिविटी है, तो उसको क्यों ना सेल्यूलाइट पे लाए। और फिर मैंने डायरेक्शन किया, फिल्म डायरेक्ट की, सीरियल्स डायरेक्ट किए।
तो यहाँ पे ऑप्शन थे जरूर। वहाँ आफ्टर स्कूल ऑफ ड्रामा कोई ऑप्शन नहीं था, वो सब डाइट डाउन, खत्म हो चुके थे। सर, जब हम आपकी फिल्में देखते हैं, खास करके जब स्वर्ग देखा, शोला, शबनम देखा, प्रथा देखा, बहुत सी ऐसी मूवीज देखी आपकी, टीवी वर्क भी देखा, तो हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और सीखा जा सकता है, बाकी लोग भी सीखेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे काम लीक से हट करके किए। केवल रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी लोग उतना रिस्क नहीं लेते। तो आपका जो ये एक्सपीरियंस था, खास करके जो रियल लाइफ का था, फिल्मों का था, टीवी का था, एनएचडी का था, वो रियल लाइफ में कितना काम आया? क्योंकि अब तो आप पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एक बार आप जब समाज से निकल के आप जनप्रतिनिधि हो गए, या आप कहीं किसी रूप में स्टेब्लिश हो गए, तो आपकी समाज और आपकी अपने काम के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और ये भय हमेशा बना रहता है कि आपके काम पर हजारों लोगों की नजरें हैं। चूंकि उस तरह की सुविधाएं मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे पास नहीं थी, कोई लेगेसी नहीं थी कि रिलाई बैक करके मैं कुछ ना कुछ ना करूं तो भी सह लूंगा। और एक स्टेज पे जब ये लगने लगा कि सिनेमा बहुत माकूल नहीं रह गया। एक जमाना था जब एक टीम, जैसे आपने जिन सिनेमा की जिन 4-6 फिल्मों के मेरे नाम लिए, हम लोगों ने बहुत मेहनत से उनमें काम किया है। हम रिहर्सल करते थे, सब्जेक्ट को सुनते थे, डायरेक्टर से बात करते थे, हमारे जो राइटर थे उनके उनसे एक रीडिंग लेते थे। तो वो बहुत मेहनत करके सिनेमा हम लोग उन दिनों में, और अच्छा सिनेमा हम लोग के साथ जुड़े रहे, और बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम किया। लेकिन इसके बाद की जो तस्वीर आई है, वो कट पेस्ट वाली तस्वीर है। और उसमें हम कहीं, मैंने एक सीरियल आधे में छोड़ी, अनुभव सिन्हा की वाइफ की सीरियल की थी, और मुझे मजबूरी थी। मैं सोनी के हेड के पास गया, मैंने कहा मैं सर ये नहीं कर पाऊंगा, संजय उपाध्याय थे, और मैंने कहा मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं 2 इंस्टीट्यूट से सरकार से पढ़ा, और सरकार ने मुझे मुआवजा, वो स्टाइफन दिया है, स्कॉलरशिप दी है। मैं इस तरह से बेईमानी नहीं कर सकता हूँ जहां पे मैं कुछ कंट्रीब्यूट ना करूं, एक सोफे की तरह या एक कर्टेन की तरह मेरा इस्तेमाल हो। तो फिर धीमे धीमे ये तय हुआ कि क्या किया जाए। तो उसी बीच एक आंदोलन चल रहा था बुंदेलखंड में, जो मैं आपको बाद में उस पर आ जाऊंगा। मैं उसमें जुड़ता चला गया, क्योंकि सिनेमा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पे आप अच्छा काम करके लोगों तक पहुंच सकते थे। और सिनेमा में भी ये हो रहा था कि साहब वो घिसे पिटे वही हीरो के दोस्त के रोल मिल रहे थे, वो बैरियर हम निकाल भी नहीं पाए, तोड़ भी नहीं पाए। तो और उसके बाद नया टैलेंट आ रहा था, बहुत ज्यादा लोग टैलेंटेड थे, हमसे फास्ट थे, हमसे ज्यादा होनहार और गुणवान थे। तो तब ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं साहब, अभी वक्त है एक अच्छी सी एग्जिट का, जो उसमें आप दूसरे काम भी करिए, प्रोडक्शन करिए, दूसरे लोगों के लिए फिल्में बना के दीजिए। तो देन आई रियलाइज। और ये जाहिर सी बात है कि आपका हर अनुभव आपकी जिंदगी का कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखाता है। एक, और मैंने हर बार ऐसे, जो आपने कहा भी है, जैसे खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कोई सोच भी नहीं सकता था, हमने मध्य प्रदेश सरकार के साथ किया 10 साल, पिछले साल था। मुझे इतना आकाश इतना फोर्स किया गया कि ये आप ग्वालियर, भोपाल या इंदौर में कर लीजिए, कहाँ आप खजुराहो में कर रहे हैं, कौन आएगा, कौन देखेगा, कौन, इतना ना वहाँ ट्रांसपोर्ट की कोई वो थी, ना ट्रेन थी, फ्लाइट भी नहीं थी, बाय रोड ही था। तो मैंने समझाया, मैंने कहा क्या औचित्य है भाई, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल भोपाल में करूं, इसके क्या मायने क्या होगा। दे एग्रीड। अभी 10वां साल है, इट्स हिंदुस्तान का वन ऑफ द 5 बेस्ट फेस्टिवल में है, इंटरनेशनल लोग हैं। इसी तरह हमने अभी एक नया जो काम कर रहे हैं, वो आपके मार्फत ही कम से कम लोगों तक पहुंच जाए। हम मध्य प्रदेश में एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का कॉलेज खोल रहे हैं, जिसमें एक्टिंग को छोड़ के हम सब सिखाएंगे। हम ट्रॉली पुलर सिखा रहे हैं, लाइटमैन को ट्रेनिंग कर रहे हैं, असिस्टेंट कॉस्ट्यूम को कर रहे हैं, असिस्टेंट स्टेज क्राफ्ट, असिस्टेंट मेकअप मैन। तो जो बाहर से फिल्म बनाने वाले लोग आते हैं, ये 20-25 वहां के लोगों को लेके आते हैं, वो प्रोड्यूसर को बहुत मुश्किल होता है, उनका रहना खाना, और आते ही ट्रेन में बैठते ही 1.5 शिफ्ट उनकी शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम लोगों को सिखाएंगे। एक तो सबसे पहले इस वजह से पलायन भी रुक जाएगा, 67% जो पलायन बुंदेलखंड में है वो रुकेगा।
और यहाँ के बच्चे को बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं, हम वेल ट्रेन, बाकायदा डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, 3 साल का कोर्स होगा, और हम सीधा उनको कनेक्ट कर रहे हैं यूनियन से। अगर हमारे पास जैसे लाइटमैन है, तो ये जितने भी ट्रेन लाइटमैन हैं वहाँ के एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। यहाँ जो भी वो काम करेंगे प्रोड्यूसर के साथ, उनका पेमेंट प्रोड्यूसर डायरेक्ट वहां देगा यूनियन में, यूनियन डायरेक्ट उनको पैसा बैंक के थ्रू उनके अकाउंट में भेजेगी। तो वो बिचौलिए की भूमिका भी हमने खत्म कर दी कि साहब लेते हैं 6,000 और देते हैं 2,000, वो भी नहीं। जो यूनियन के रेट्स हैं जो है वो उसको है। हमारा जहां तक मेंटेनेंस चार्ज है वो हमें प्रोड्यूसर से मिल जाएगा या सरकार की मदद मिल जाएगी। तो ये इंस्टीट्यूट इसीलिए खोला गया कि आप देखिए लखनऊ से लेके दिल्ली और भोपाल के रेडियस में कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जो टेक्निकल लोगों को ट्रेन कर रहा है। टेक्निकल में इनका आ जाता है सिर्फ कैमरामैन, एडिटर, साउंड रिकॉर्डिस्ट। ये इसके अलावा एक और जमात है जो लोअर क्लास है, जो बेचारे सालों बॉम्बे में जाके रगड़ते हैं, घिसते हैं, फिर 6-7 साल बाद एक कार्ड बनता है। तब तक उनके काम करने का जो फोर्स होता है, जज्बा होता है, वो मर जाता है। तो हम वही कर रहे हैं पहली बार मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलके। ओरछा में हम लोग बुंदेलखंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी के नाम से हम लोग खोल रहे हैं, जिसमें सिर्फ सिर्फ टेक्निकल लोगों को ही हम ट्रेन कर रहे हैं। राइटिंग भी टेक्निकल होती है, वो भी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको एक्टिंग से अलग रख रहे हैं। क्योंकि एक्टिंग मेरा मानना है, जबकि मैं खुद 2 इंस्टीट्यूट से निकला हूँ, एक्टिंग आप किसी को सिखा नहीं सकते, इट्स बाय बाय बर्थ होता है। आप उसको ट्रेन जरूर कर सकते हैं, आपको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको और खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन किसी आदमी को मैं कल को कहूँ कि आओ भाई तुम्हें ऋतिक रोशन, तो मैं शाहरुख बना रहा हूँ, तुम मुझे 20-22 लाख दे दो, तो वो नहीं, वो ना हम कर रहे हैं ना हम करना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि आप बुंदेलखंड क्यों चाहते हैं? एक कारण इसके पीछे मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि जितने बाकी स्टेट्स हैं उनमें भी वही प्रॉब्लम है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है। हर राज्य में आप देख रहे हैं कि बाढ़ की समस्या है, भूखमरी है, चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ठीक है, तो अगर बुंदेलखंड बंद भी जाता है, ये बंद भी हम्म। जाता है, तो क्या बदल जाएगा? उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना। और जब देश आजाद था तो मुझे जहां तक याद है 565 के करीब में प्रिंसली स्टेट्स थे। पटेल जी ने सबको जोड़ा थ्री एक। सिक्सटी फाइव आज हम फिर छोटे छोटे स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये इससे कुछ नहीं, ये जाएंगे? और पहला सवाल क्या बुंदेलखंड क्यों होना चाहिए, इसका जवाब ले लीजिए। बुंदेलखंड अपने आप में आजादी के पहले, मुगल के टाइम में और ब्रिटिशर्स दोनों समय में, बुंदेलखंड एक सूबा हुआ करता था। जबलपुर से लेके कौच कालपी तक इसकी सीमा थी, और छत्रसाल इसके मूल उस वक्त के राजा थे। पहली बात तो हमको क्यों उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ा? बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, आप भौगोलिक परिस्थितियां समझिए। एक मिनट सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं। तब वहां पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे, जैसे दतिया था, और बहुत सारे ऐसे जो थे वो खुद अपने आप में एक स्टेट हुआ करते थे। झांसी अपने नहीं आप में नहीं, एक हुआ करता था। ये स्टेट्स नहीं थे, ये अपने आप में 36 रियासत थी। उन 36 रियासतों ने मर्जर किया था भारत सरकार के साथ। सरदार पटेल का जब आदमी पनिकर वहां गए और उन्होंने जब समझौते की बात कही, तो इन 36 में रीवा महाराजा सबसे बड़े थे। रीवा महाराजा ने एक ही शर्त रखी पन्ना महाराजा के साथ मिलकर, कि हम आपके साथ सरेंडर करते हैं, आप भारत सरकार के साथ मिल रहे हैं। ये 3 लोगों के लिए चॉइस थी, आप इतिहास में जरा सा आप विकिपीडिया वगैरह में देख लीजिए। निजाम हैदराबाद के पास, और आपके इनकी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पास, और 36 राजा इन्हीं बुंदेलखंड के। तो वो दोनों कश्मीर वो वाला मसला अलग था, लेकिन इन 36 राजाओं ने एक ही शर्त रखी थी कि इस भूभाग को एज इट इज, या तो विंध्य प्रदेश हो या बुंदेलखंड हो, तभी हम आपके साथ जुड़ेंगे। हुआ भी, बुंदेलखंड बना। पहले राजा इसके पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना बने, नौगांव में इसकी राजधानी बनी। और 1 साल के अंदर ही गोविंद बल्लभ पंत ने इस भूभाग को ना जाने किसके तरह, किसके कहने पर, और उस वक्त अगर अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट जानना चाहेंगे, तो नेहरू जी को कांग्रेस
की पार्टी को बहुत बुरी हार मिली थी पूरे बुंदेलखंड में, क्योंकि यहाँ का राजा रजवाड़ा ये जानता था कि कांग्रेस की जो आजादी है वो आजादी के साथ वो सहमत नहीं थे। बहुत सारे वॉरियर जो थे वो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह वाली उस नीति के थे। तो जब तक इसको तोड़ा नहीं जाए तब तक इसको इसको रूल नहीं किया जा सकता है। और इसी नीति पर उन्होंने मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, इन दोनों को आधा आधा भाग दे दिया, बुंदेलखंड इधर। अब मैं आपको उस पॉइंट पे आता हूँ जिस पॉइंट पे हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना है ही नहीं भाई, भूभाग के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, पहनावा के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से। ईस्टर्न यूपी को आप उठा के देखे, वो ईस्टर्न यूपी, उसी को तो उत्तर प्रदेश बोलते हैं। हमारे बुंदेलखंड को तो द वेरी हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था, भारत का हृदय स्थल बुंदेलखंड। अब हमें आपने जोड़ा उत्तर प्रदेश के साथ, वो भूखे नंगे लोग 7 नदियों का पानी हमारा वो ले जा रहे हैं। 4 जगह हम बिजली बनाते हैं, बिजली वो ले जा रहे हैं। हम 8 घंटे 10 घंटे की बिजली में बैठे हैं। पूरी बिजली लखनऊ, नोएडा, कानपुर, आगरा जाती है। हम 7 नदियां पानी ले जा रहे हैं, और अभी बेतवा के लिंक बना दिया, इससे पानी उठा के ले जाएंगे। जितने भी मिनरल्स हैं मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ ग्रेनाइट्स है, हमारे यहाँ कोहनूर, हमारे हीरा कोहनूर हमारे यहाँ से निकला है, पन्ना में हीरा निकलते हैं, हमारे यहाँ सबसे प्रसिद्ध बालू है, हमारे यहाँ लाल मिट्टी है। ये सारे खनिज अब उठा उठा के वहां आगरा, लखनऊ, नोएडा भेज रहे हैं। और इससे किसको फायदा है? आपने इस पूरी की पूरी स्कीम को ओपन कर दिया है, बिडिंग होती है, बाहर के लोग आके बिडिंग करते हैं, केवल वो मजदूर बुंदेलखंड का है, इसको 4 पैसे का उसी को तो जॉब मिल रहा है, बाकी उसको भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको ट्रेंड और स्किल्ड वो चाहिए है मजदूर, तो वो भी नहीं मिल रहे हैं। ये सब आप दोहन कर रहे हैं किसके नाम पे? क्योंकि आप एक हिस्सा हैं उसके उत्तर प्रदेश के। वही उत्तराखंड जिस वक्त की आपने बात कही है, अभी आप शायद जाइए वहां, देखिए उत्तराखंड कितनी बेहतर स्थिति में। छत्तीसगढ़ जिस मध्य प्रदेश में मैं बैठा हूं, इसी मध्य प्रदेश को बिजली बेच रहा है, और पहले वो बेचारा मारा मारा घूमता था और खुद बेहाल था। हम कह रहे हैं कि भाई हमारी क्या जरूरत है, हम क्यों उत्तर प्रदेश के साथ रहें? हमारी मजबूरी, हमें राजस्व के मामले में भी मैं आपको एक और रिकॉर्ड बता देता हूं। झांसी टैक्स कानपुर से ज्यादा दे रहा है रेवेन्यू। तो आप ऐसी परिस्थितियों में आप कह रहे हैं कि क्यों छोटा राज मांग रहे हो? हम कहाँ मांग रहे हैं, हम तो भाई वो मांग रहे हैं जो हमारा था, जिसको आपने तोड़ा है। कोई हम नए राज की तो कामना कर नहीं रहे हैं। 2 जगह के साथ आपने बहुत बड़ी नाइंसाफी की, विदर्भ के साथ और बुंदेलखंड के साथ। और ये दर्द ये भी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, गुजरात और महाराष्ट्र एक था, और महाराष्ट्र गुजरात को छोड़ना नहीं चाह रहा था। 7 जजेस की बेंच ने फैसला लिया, तब महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ। पंजाब, हिमाचल और हरियाणा एक थे। हरियाणा को घास का प्रदेश कहा जाता था, आज हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया है। आप किसी के तले रहेंगे, किसी के दबे रहेंगे, तो आप कहाँ कहाँ विकास कर पाएंगे? आपके सारे धार्मिक स्थल वहीं हो जाते हैं ईस्टर्न यूपी में, प्रयागराज भी वहां हो गया, कुंभ भी वहां हो गया, बनारस भी वहीं हो गया, काशी भी वहीं हो गया, एक प्रज्वलित भी वहीं हो गया। तो मिला क्या है पूरे 14 जिलों में जो इनके लिए मान्य है? एक एक वर्किंग एयरपोर्ट नहीं है, एक आईआईटी नहीं है, एक कोई ड्राई पोर्ट नहीं है। आप कैसे बात करते हैं कि साहब आप रहिए, को खुश हो जाएंगे आप उनके साथ रह के? मिल क्या रहा है? पॉलिटिकल कोई स्टेबिलिटी हो तो हम मानते हैं। हमारे 403 यूपी के विधायकों में 19 विधायक, सिर्फ 19 विधायक हमारे बुंदेलखंड के हैं। वो क्या लेके आएंगे? सारी योजनाएं सीधी ईस्टर्न यूपी चली जाती हैं। जब मुलायम सिंह थे तो इटावा सफाई चली जाती थी, मायावती थी तो वहां गाजियाबाद की तरफ जाती थी, अब गोरखपुर की बयार में जा रही है। अब बुंदेलखंड का तो आज तक कोई मुख्यमंत्री बना भी नहीं है, आपको ये बताऊं। और मंत्री भी ऐसे हैं जो बेचारे बोलना भी नहीं जानते हैं, भले लोग हैं लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं, सोचे समझे उसमें, कि हमें चलिए मत दीजिए अब राज्य का दर्जा, आप हमें यूनियन टेरिटरी बना दीजिए भाई। हम 19 विधायकों में कैसे भरोसा करेंगे कि ये हमारा भला करेंगे 403 में? आप यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। और यूनियन टेरिटरी भी नहीं आप बना रहे हैं पांडिचेरी की तरह या दिल्ली की तरह, तो आप हमें गवर्निंग काउंसिल बना के दीजिए, जो अभी आपने बोडोलैंड के लिए दी है, कुछ दिन पहले आपने गोरखालैंड के लिए दी थी। क्योंकि यहाँ का आदमी तो तय करे कि ये जो खनिज है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो हमारा पानी है,
ये पहले हम इस्तेमाल करेंगे। हम भूखे के भूखे रहे। 67% पलायन है बुंदेलखंड का, आप उठाइएगा। 57% लोग वहां पे बिलो पॉवर्टी लाइन पे रह रहे हैं। 48% लोग आज भी 77 साल बाद अशिक्षित हैं। ये आंकड़े हैं वहां के। आप जाके देखिए किसी भी बड़ी रेलवे स्टेशन पे, आपको लगेगा जैसे मेला भर के बेचारे एक बच्चे को गोद में लिए पति, एक बच्चे को गोद में लिए बीवी, दिल्ली की ओर भाग रहे हैं, सूरत की ओर भाग रहे हैं। और जहां प्रकृति ने सब कुछ दिया, वहां पे डाकू बैठ के डाका डाल रहे हैं। ये कैसे संभव है? भले ही हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम तो फिर भी कहते हैं कि दम दम से कहते हैं कि साहब हमें हमारा राज्य चाहिए, जो था वो चाहिए। हम आपसे कोई और थोड़ी मांग रहे हैं। पहली बात तो ये जवाब होना चाहिए कि तोड़ा क्यों? आपने कोई वजह ही नहीं बताई। आप किसी के घर को, किसी के व्यवसाय को तोड़ देते हैं और क्या कोई वजह नहीं बताएंगे? ये कैसे होगा? कोई किसी और ने नहीं पूछा हो, हम पूछ रहे हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई है 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों की, और मैं उसका एक सिपाही हूं। और मुझे लगता है ये जस्टिफाइड है। पहले भी राज बने ही है ना, कोई नई बात तो हुई नहीं है राज बनना। जब देश आजाद हुआ था तो 16 राज्य थे। आज 28 से ज्यादा, 36 के लगभग राज्य है, तो पूरा यूनियन टेरिटरी मिला के। तो कोई ऐसा नहीं है कि संविधान को तोड़कर कुछ कर रहे हैं। हम देश नहीं तोड़ रहे हैं। हम जो चीज थी उसी चीज को हम दोबारा फिर से। अब आप दुर्भाग्य देखिए थोड़े सब्जेक्ट पे। चित्रकूट में कामतानाथ मंदिर के भगवान को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। 2 पुजारी बैठते हैं। अगर राइट में पैसा चला गया तो वो यूपी का लेगा, लेफ्ट में गया तो एमपी का लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने भगवान को तक को बांट दिया है? नदी का हिस्सा देखिए, शिप्रा नदी का, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बुरी हालत है। ये मध्य प्रदेश की उत्तर, उसमें भुगत कौन रहा है? आम आदमी। सर्वहारा जो है वो जनता है। तो इसके लिए कौन मुंह खोलेगा? पार्टी का तो कोई आदमी खड़े होकर बोल नहीं सकता है नेताजी के, योगी जी के सामने। किसी की हिम्मत नहीं कि खड़ी होकर कोई बोल दे। और ऐसी दिल्ली का सिनेरियो है, कोई ना सांसद बोलता है, ना कोई विधायक बोलता है। तो किसी न किसी तो खड़े होके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा ना। लड़ूंगा मतलब कायदे से। कोई हम सड़क पे नहीं जा रहे हैं, ना बसें जला रहे हैं, ना ट्रेनें रोक रहे हैं, ना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी एक मांग है, हम जिस मांग को उन तक पहुंचाएंगे। और वो जो शांति के, मार्टिन लूथर किंग भी अपनी मांग मानते रहे, गांधी जी ने भी मनवाया, जेपी ने भी मनवाया, लास्ट टू लास्ट अन्ना हजारे ने भी मनवाया। हम तो उस तरह चलने वाले लोगों में से एक है। सर, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, आपने योगी जी का नाम लिया, दिल्ली का आपने नाम लिया, तो इसे मैं विद्रोही स्टेप मानूं या रिवोल्यूशनरी स्टेप मानूं? नहीं नहीं, कम अगेन, क्या क्या बोले आप? आपने योगी जी का नाम लिया कि उनके सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। उसी तरीके से आपने दिल्ली का भी जिक्र किया। तो ये जो जी। आप जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, और आपकी उस पार्टी के बारे में बोल रहे हैं जो यूपी में भी है, एमपी में भी है और सेंटर में भी है, हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो आपका जो बोलने का अंदाज है, ये विद्रोही है या रिवॉल्यूशनरी है? नहीं नहीं, विद्रोही विरोध है, विद्रोही नहीं है। मेरा विरोध है। मैं जब जागा तब सुबह, और यही योगी जी पूर्वांचल के लिए हमारे साथ कई मंचों पर साझा किया उन्होंने। जब हम नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर ये आए थे। उन्होंने कई बार कहा कि आपका पूर्वांचल बनना चाहिए। और देखिए क्या सही चीज को सही बोलने में क्या, मुझे नहीं लगता है क्या गलत है। मैं अमित शाह जी से जब भी मिलता हूँ बुंदेलखंड की बात करता हूँ। उनका ये कहना है पार्टी फोरम पे आप बात करिए। विद्रोह तो तब होगा जब हम बसें जलाएं, लोगों को काले झंडे दिखाएं। और ये जो आपने एक बात कही, मोदी है तो मुमकिन है, यही हमारा भी आधार है। क्योंकि उनको ये दंश का पता है कि 2 राज्यों में फंसे हुए मामले को कैसे दोहन और शोषण होता है, तो ये वो जानते हैं। मेरा विरोध है, विद्रोह नहीं। और ये विरोध जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाएंगी। अगर हम मेरे समय में होता है तो ठीक है, वरना कोई और हम जैसा दूसरा और कोई उठेगा, तीसरा कोई और उठेगा। ये कभी अब देखिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप किसी बात को बहुत देर तक झुटला नहीं सकते और बहका नहीं सकते। अब आपको सच्चाई और आईना, जैसे ये मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि गोविंद पंत जी ने सारे एमएलए को बुला के एक एक करके इंडिविजुअल साइन करवा के बुंदेलखंड को तोड़ा था। गजेटियर में मिला तो हमने अब लोगों से कहना शुरू किया, उनको पढ़ के बताना शुरू किया। तो मैं कर रहा हूँ, विरोध तो करूंगा, विद्रोह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विरोध कर रहा हूँ। और ये बात मोदी जी को भी पता है, योगी जी को पता है,
और अमित शाह जी के साथ तो मेरा पत्राचार चल ही रहा है, जब 2 बार 3 बार भेंट हुई उसमें लगातार मैंने अपनी बात कही है। सिनेमा को डिसेंट्रलाइज करने के लिए आपको एक क्रेडिट जाता है कि आपने खजुराहो फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट किया आपने। किसी भी राज्य के लिए या कोई पर्टिकुलर एरिया विशेष के लिए वहाँ की भाषा, खान पान, पहनावा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, माना जाता है। तो आज जैसे अंग्रेजी जो है बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस को खत्म करती जा रही है, तो बुंदेलखंडी भाषा को बचाने के लिए वहाँ की संस्कृति जो खान पान है या पहनने का है, जैसे हम लास्ट अगर मुझे याद आ रहा है तो तीजन बाई जी याद आ रही हैं, तो इन चीजों को बचाने के लिए आपके तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि हम लोग एक ऐसा कॉलेज खोल रहे हैं, और उस कॉलेज खोलने में ये तो एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग एक वजह है। दूसरी, वहाँ की जो आपने सही बात कही, एक भाषा को जिंदा करने का एक और मेरा मकसद है। वहाँ जो छोटी छोटी फिल्में हैं, अभी खजुराहो में हमने बहुत सारे न्यू वेव सिनेमा जो आपका आता है और रीजनल फिल्म्स, इनके लिए एक अलग ही सेक्टर रखा है। तो इस कॉलेज में भी हमारा यही मकसद है कि जो ट्रेन बच्चे हों उनका कमिटमेंट ये है हमारे साथ, ऑन पेपर एमओयू, कि वो क्षेत्र में 1 या 2 फिल्में बनाएंगे और इस कॉलेज को देंगे, उस क्षेत्र की भाषा पे, उस क्षेत्र की किंवदंतियों पे, उस क्षेत्र की किसी कहानी पर, चाहे वो और उसमें पूरी मदद वो कॉलेज करेगा, कैमरा मुहैया करवाएगा, टेक्निकल टीम देगा, एडिटोरियल देगा, लोकेशन में मदद करेगा, लेकिन उसको एज ए सर्विस कॉलेज के लिए, उसके कमिटमेंट के लिए वो आपको 1 या 2 फिल्में बनानी। तो इससे क्या होगा, जो भोजपुरी ने एक लंबा समय लगाया अपनी भाषा को सिनेमा के रूप में लोगों तक पहुंचाने का, तो हम भी यही कोशिश करेंगे। पहले कंपलसरी होगा, लोग फ्री में देखेंगे, फिर पैसे देके आएंगे, बनाएंगे। क्योंकि सिनेमा बहुत बड़ा पैसे से जुड़ा व्यवसाय है, करोड़ों में फिल्में बनती हैं और इसमें कोई आदमी घाटा नहीं खाना चाहता है। हर आदमी जो व्यवसायी होता है उसको ये है कि आज नहीं तो कल 2 पैसे मिलेंगे, लेकिन कोई आदमी ये नहीं चाहता कि मेरा पैसा डूब जाए। और हम भी नहीं चाहते कि अगर कोई नए आदमी, नया व्यवसायी फिल्म के लिए आता है तो उसका पूरा पैसा वापस पहुंचे, भले ही उसको कमाई ना हो, लेकिन उसकी मूल पूंजी खत्म ना हो। ये हमारा विश्वास है और ये हम मान के चल रहे हैं। और ये कॉलेज उसके लिए हम सब लोगों ने सोची समझी एक प्लानिंग के तहत हम ये कर रहे हैं कि हम लोग अपने कल्चर को भी बचाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जो है उसको देखेंगे, और दूसरा पलायन है, उस पलायन उसको रोकेंगे। और चौथा जो सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ पर इतनी सुविधाएं हैं शूटिंग के लिए, आप सोच नहीं सकते। बुंदेलखंड ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको मंदिर भी मिलेंगे, पहाड़ भी मिलेंगे, आपको प्राकृतिक सिनेरियो भी मिलेगा, आपको नदियां भी मिलेंगी। अब ये सारी चीजें प्रकृति की हैं, और यहाँ का मजदूर बहुत सस्ता है। ये उस तरह से, अगर साउथ में आप जाइए, कश्मीर में जाइए, और आप गुजरात में जाइए या राजस्थान में जाइए, वहाँ लेबर बहुत महंगी है। तो हम इसको कोई और एक्सप्लोर करे, आए, देखे इंटरनेशनली। एक कोशिश ये भी है कि इसको हम सिनेमा से जोड़ सके, एक सिनेमा अब वहां बना सके। ये मैंने मध्य प्रदेश सरकार को भी लिख के दिया हुआ है कि खजुराहो में आप एक बहुत बड़ा सिनेमा का सेंटर बना सकते हैं। वहाँ बांधवगढ़ है, आपका व्हाइट टाइगर रिसोर्ट्स है, पन्ना है, आप रेना फॉल है, पांडव फॉल है, इतनी खूबसूरत जगह है चारों ओर। तो खजुराहो इज द परफेक्ट प्लेस इफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कैन टेक अ कॉल। इट विल बी वंडरफुल। लाखों करोड़ों लोगों को वहाँ व्यवसाय मिलेगा, बहुत, और बहुत सारे फिल्म मेकर आएंगे। सर एक आजकल एक बात काफी लोग कहते हैं, खास करके बीजेपी के जो लोग हैं उनके बारे में, नेता लोगों के बारे में, कि बीजेपी के लोग आम आदमी से तो ये उम्मीद करते हैं कि तुम संस्कृति बचाओ, देश बचाओ, राज्य बचाओ, भाषा बचाओ, और उनके खुद के बच्चे जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, स्वैच्छिक पलायन करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। आपके बारे में भी कुछ लोग ये कहते हैं। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है, या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे बेटे को, बड़े बेटे को मैंने बाहर पढ़ाया जरूर, लेकिन वो जो सब्जेक्ट्स थे वो हिंदुस्तान में नहीं थे। दूसरा बेटा भी जो पढ़ रहा है, आप यकीन जानेंगे वो क्या पढ़ रहा है। जो खेती में, जो किसानों का फंगस लगती है और किसानों की खेती खराब होती है, और जो इसमें जो जो दवा डालते हैं वो बहुत लोगों को नुकसान करती है, खासकर गरीब लोगों को।
वो उसकी रिसर्च कर रहा है। मैंने किसी आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए और कोई ऐसी जगह के लिए नहीं है अपने भेजे बेटे। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आपको अपनी संस्कृति बचानी है और अपने देश से लोगों को जोड़ना है तो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि एक गलत आप पैटर्न सेट कर देते हैं। जो आदमी यहाँ जन्मा है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और यहाँ के परिवेश में जो पैदा हुआ है वो यहाँ का ही उसकी सोच बढ़ती होती है। लेकिन जब वो बाहर विदेशों में जाता है, वहाँ की रौनक देखता है, नया दिमाग होता है, बचपन होता है, तो वो उससे ज्यादा इंप्रेसिव होता है। तो वो फिर बीच में नो मैंस लैंड में फंस जाता है, यहीं रहूं या गांव चला जाऊं, गांव नहीं जाऊंगा यहीं रहूंगा, और उसमें वाफो में उसका बहुत लंबा समय बीतता है। तो मेरा यह मानना है कि हम अपनी शिक्षा को यहीं बेहतर बनाएं। हमारे यहाँ बाहर से, जब पुराने काल में लोग बाहर से पढ़ने यहाँ आते थे, कितने बड़े बड़े नालंदा और ये सारे बड़े बड़े विद्यालय हुआ करते थे। हमारे पास सब कुछ है, और देखिए कहीं ना कहीं रूट्स में हम लोग गड़बड़ हो गए, हम भटके हैं। हमने 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्री दिए इस देश को। तो आप अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाए जाएंगे, आपको तुगलक पढ़ाया जाएगा, आपको गुलाम वंश पढ़ाया जाएगा, आपको तो कभी नहीं पढ़ाया गया महाभारत, आपको कभी नहीं पढ़ाया गया वेद। तो यही यही समस्या रही भाई, आपको हम क्यों पढ़े गुलाम वंश? हम अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी को क्यों पढ़ूं, मैं तुगलक को क्यों पढ़ूं, मैं शेरशाह सूरी को क्यों पढ़ूं? क्या लेना देना है मेरा? वो हम पे आके रूल करके गए हैं, वो उन्होंने हमें गुलाम बनाया, हम अभी भी उनके गुलाम हैं मानसिक रूप से, कि हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं और उन्हीं को गा रहे हैं। हमें तो कभी नहीं आपने बताया कर्ण के बारे में, कभी नहीं बताया आपने चतुर्सेन बुंदेला के बारे में, कभी नहीं आपने पढ़ाया छत्रसाल को, कभी नहीं पढ़ाया शिवाजी को। तो ये देखिए कहीं ना कहीं नैतिक रूप से शिक्षा का एक बहुत बड़ा वो रहा कि इन्होंने शिक्षा को अपनी तरह से मोल्ड किया, जिस स्वरूप में चाहे उसमें मोल्ड किया, और उसकी परिणाम हम लोग, दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं। जो यहाँ नहीं पढ़ना चाहता है वो बाहर जाके सीखता है और फिर बाहर से वापस नहीं आना चाहता है। सर, हम जैसे आम लोग जिस तरीके के माहौल में रहते हैं, हमारी वाइफ्स वो भी कॉमन मैन की ही श्रेणी में आती हैं, और हम रोटी दाल बेसिक एमिनिटीज के बारे में जनरली डिस्कस करते हैं बच्चों के भविष्य को लेकर। आप एक सेलिब्रिटी हैं, रेप्यूटेड प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। आपकी पत्नी भी, सुष्मिता मैम भी, एक देश की जानी मानी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कॉमन मैन की वाइफ में और सेलिब्रिटी वाइफ में क्या अंतर होता है? कुछ फर्क पड़ता है? देखिए मुझे लगता है कि वाइफ का वो, आप चाहे वो कॉमन मैन या सेलिब्रिटी की बात करने, आपके साथ मेंटली इक्वेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए बुजुर्गों ने यही कहा कि भाई जीवन की गाड़ी 2 पहियों पे चलती है और दोनों पहियों में समानता और सामंजस्य होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो मुश्किल होती है। फिर आप देखिए हमारे सिनेमा में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि लोगों को बहुत तकलीफ हुई चलने में, फिर डाइवोर्स हुए, छोड़ दिए। और बहुत सारे किस्मत वाले लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी वाइफ अच्छे से पति को समझ गई तो उनके साथ दोस्ती हुई, सामंजस्य हुआ, और फिर वो सक्सेस भी हुई है। और लेमैन का, कॉमन आदमी के बेचारी वाइफ के पास बहुत चॉइस होते नहीं है। वो घर में घुसते ही अपने पति को, जिस दिन वो बहू बन के आई, बिटिया खत्म हुई तो पति को परमेश्वर मानना उसने शुरू कर दिया। ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, नई में तो अब बहुत फर्क आ गया है। तो वो तो पूरी तरह से समर्पण और संकल्प भाव से आती हैं और समर्पण भाव से जीती हैं कि मैं बस इस घर को बनाऊंगी। आज के दौर में ये दिक्कत है, और ये दिक्कत इसलिए है कि इतने एवेन्यूज हो गए हैं लोगों के पास। तो और उसकी एक समस्या ये है कि हमने भी अपने आप को नहीं बदलना चाहा। जहां आपको लगे वाइफ वाइफ नहीं चाहती, वो दोस्ती चाहती, तो क्या बुरा है? आप दो दोस्त भी तो रह सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि वाइफ को ही वैसे ही रखें जैसे पुराने जमाने में होता। तो आई रियली फील के सामंजस्य होना दोनों तरफ से है, और ज्यादातर आज के दौर में पुरुषों की ओर से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि औरतें बहुत समाज में भुक्त भोगी रही हैं। और औरत जननी है जो सृजन करती है, वो भावना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वो नहीं होती तो शायद हम लोग भी नहीं होते। भले ही वो आज आपकी पत्नी है, लेकिन वो सृजन करती है, जननी है। और सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस अगर कहीं किसी इस समाज में किसी की है, हमारे हिंदुओं के समाज में, तो वो महिला की है।
सबसे पहले उठेगी, सबसे बाद में खाएगी, सबको सुला के फिर सोएगी, सबकी सुरक्षा का, सबकी सुख का ख्याल उसी के जिम्मे है। तो मुझे लगता है कि मर्दों का, हम जैसे जो भी लोग समाज में मेल शॉविनिज्म और इस तरह की बातें करते हैं, उसको भूल जाना चाहिए। समाज में अगर कोई चीज है और जो माँ देवी है, तो वो मुझे लगता है वो महिला है, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे माँ और बहन के रूप में हो। मैंने अपनी सारी फिल्में आप अगर देखें तो वो महिला की प्रधान ही रही हैं। प्रथा हमने उसी पर बनाई थी, मुझे चांद चाहिए सीरियल भी उसी में बनाई थी। अभी जो हम बना रहे हैं हनिया, वो भी उसी पर है। तो मेरे लिए तो, मैंने देखा है ना समाज में, मैं जिस परिवार से आया हूँ राजा रजवाड़ों के, वहाँ औरत का ये स्थान वैसा बहुत नहीं है। बीच वाले ये मध्यम काल में पहले तो था, लेकिन बीच में जो परिवर्तन आए मुगलों की वजह से, अंग्रेजों की वजह से, माताओं को पर्दे में जाना पड़ा, कम बाहर जाना पड़ा, और फिर पीछे 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 पर्दे 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 होते बेचारी बहुत पीछे चली गई। नाउ द टाइम हैज कम, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड लीड द हाउस एज वेल एज द नेशन। सर, एक आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने उन उस समय को भी देखा है जब एमिनिटीज के नाम पर कुछ भी नहीं था। बहुत कुछ आपने देखा लाइफ में, सिनेमा में देखा, पॉलिटिकल लाइफ में आपने देखा। ऐसे लाइफ को चुना जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि मैं रोज गालियां खाता हूं, ये उनके वर्ड्स हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि जो जनरेशन है, सब कुछ होने के बाद भी, जरूरत से ज्यादा मिलने के बाद भी बात बात पे गिव अप कर दे रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सुसाइड की संख्या बढ़ गई है। तो आप चूंकि कुछ कहेंगे तो लोग सुनेंगे, शायद उस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रही है, एंटाइसिंग पर्सनैलिटी है, इम्प्रेसिव है। तो आप अपने फैंस के लिए, इस युवा वर्ग के लिए क्या समझाना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, और यह एक ऐसा दौर है जिसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है उसके पहले, और यह हमने देखा, हम तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के जमाने से चल रहे हैं। तो उसमें आप ऐसा मत समझिए कि हमारे बच्चे होशियार नहीं है, वो भी समझ रहे हैं। वो भी कहाँ, जो जिसको भटकना है वो चाहे आप कितने भी कंट्रोल कर लीजिए, वो भटकेगा जरूर। लेकिन हिंदुस्तान पिछले कई सालों में हमने जो देखा, भले ही सिनेमा को लेकर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हूँ, लेकिन दूसरे जो इनोवेशन हो रहे हैं, जो दूसरे जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, आप उन पर नजर डालिए। कितना कि युवा कितना उत्साहित है। वो यही अपने मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का ही एक नारा था कि पहले स्वतः अपने को जानो, फिर दुनिया तुम्हें जान जाएगी। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा कि ईश्वर आपको बनाता है, आप में ही राम है, आप में ही रावण है, आप में ही कृष्ण है, और आप में ही कंस है। अब ये तय आपको करना है कि आपको किसको पोषक करना है। आपको राम वाले जज्बे को बढ़ावा देना है या दूसरे वाले को, और आप ही के माध्यम से आप ही की पहचान बनेगी। आप ये बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिए। हमने 10 एग्जाम्पल ऐसे दिए जिसको, जिनके माँ बाप बहुत बड़े थे, वो बच्चे कहीं नहीं आ दुनिया में, क्योंकि वो माँ बाप के नाम की लेगेसी को जीना चाह रहे थे। आपके पिताजी चाहे कितना भी बड़े हों, आपको अपना परिश्रम नहीं छोड़ना है। ईमानदारी, लगन और मेहनत से किए हुए काम में कभी कोई फेलियर नहीं होता है। अगर कभी कोई फेलियर मिलेगी भी, तो ये मान के चलना कि ये तुम्हारा प्रारब्ध था। आगे किसी मोड़ पर इससे बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। और हमारे पिताजी कहा करते थे, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। राम को विसारना नहीं है और हिम्मत को हारना नहीं है। राम भी तभी बने जब वो बन गए। अगर वो बन नहीं जाते तो वो फिर राम नहीं बन पाते, वो एक राजा राम ही रहते किसी और राजाओं की तरह। तो हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारी संस्कृति इतनी भरी पड़ी है। समय मिलके थोड़ा बहुत विकिपीडिया पे या इस पे ही पढ़िए, और थोड़ा बहुत अपने संस्कृति और समाज को समझने की कोशिश करती है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? आप हमें अपने कमेंट्स के थ्रू आप जरूर बताएं। और आप देख रहे हैं द हिलरी टाइम्स को, और मैं हूं आप सभी का दोस्त, कॉमन मैन आशीष कुमार। जय हिंद।